हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मुद्रास्फीति के बारे में हमने बताया था कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की है, कारण क्या क्या हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति को मापने का कारण, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कारण। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के मापन क्या क्या हैं। मुद्रास्फीति मापन है एक WPI और एक है CPI। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल मतलब थोक मूल्य सूचकांक, और CPI हुआ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इससे साफ जाहिर है कि एक थोक की बात कर रहा है और एक उपभोक्ता की बात कर रहा है। थोक में क्या क्या आधार है, क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या नहीं, इस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद में CPI पे चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम RBI के द्वारा जो भी नियम विनियम बनाए जाते हैं जब मुद्रास्फीति को रोकना होता है उस पर चर्चा करेंगे। ये दो तरह का होता है, एक होता है परिमाणात्मक और एक होता है गुणात्मक। तो इस पे चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति कितने प्रकार का है, किस नाम से जाना जाता है, हमने इस पे चर्चा कर दिया था। जैसे निम्न मुद्रास्फीति एक, दूसरा गैलोपिंग मुद्रास्फीति और तीसरा है हाइपर। यानी कि इन मुद्रास्फीतियों के बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। अब थोक मूल्य सूचकांक क्या है, मुद्रास्फीति के मापन के बारे में थोक मूल्य सूचकांक क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक जिसमें थोक में या बल्क में कीमत का निर्धारण किया जाए। आप लोग भी जानते हैं, जब कहीं आप मार्केटिंग करने जाते हैं या कहीं दुकान कर रहा होता है, कोई अलग शॉप चला रहा होता है या अन्य कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, जब बड़ी तादाद में बल्क में कोई सामान लेना होता है तब क्या कहते हैं, हमें जो थोक में चाहिए थोक रेट बताइए। ये थोक क्या है, ये थोक का मतलब ये है कि जो मीडिएटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि छोटे दुकानदारों को जो मिलता है, जो परचेजिंग पावर के रूप में जो प्रॉफिट मिलता है दुकानदार को, उससे हट करके चाहते हैं, उस कीमत को काट करके चाहते हैं। मतलब आप थोक रेट में चाहते हैं तो उसकी कीमत तो अलग होगी और जो उपभोक्ता होंगे यानी जो कि खुदरा मूल्य होगा उसकी कीमत अलग होगी। तो उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको समझिएगा। भारत में WPI के मानक आधार वर्ष 11-12 हैं। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है, देखिए WPI, इसके आधार वर्ष क्या है भारत में, आधार वर्ष 2011-12 हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में किसी भी मापन के लिए, किसी भी मापक के लिए एक आधार वर्ष की जरूरत पड़ती है। और आधार वर्ष का मतलब होता है ऐसा समय, ऐसा ईयर चुना जाता है जिसमें किसी प्रकार के ज़्यादातर विसंगतियां ना हुई हों।
उथल पुथल ना हुआ हो, जिस सन में ऐसी किसी प्रकार का सामना अर्थव्यवस्था को ना करना पड़ा हो जिसमें उठापटक हो जाए। जैसे 2020-19-21 में आपने देखा कि कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा था। तो आने वाले समय के लिए जब भी आधार वर्ष बदलेगा तो ये आधार तो कभी नहीं रखा जाएगा। कोविड पैंडमिक का जो सन रहा है वो किसी भी आधार वर्ष में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कभी इसके आधार पर, इस सन के आधार पर अर्थव्यवस्था का आकलन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैंडमिक आ गया था। तो ऐसे समय का आधार वर्ष चुना जाता है जिसमें कोई समस्या ना आई हो, जिसका सामान्य समय के रूप में विकास बेहतर हुआ हो, जिसके समय में मुद्रा का मूल्यन अवमूल्यन की स्थिति स्थिर रही हो। तो इसलिए आधार वर्ष रखा जाता है। और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, इसे किसके, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक विभाग है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा आकलित किया जाता है। और इसके माध्यम से आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। अब यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोल मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 है। किस मंत्रालय के तहत जारी होता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जारी होता है। किस विभाग के तहत जारी होता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। इसके किस कार्यालय के द्वारा, तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा ये जारी किया जाता है, वो भी मासिक आधार पर। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो WPI से संबंधित हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग यहीं पर दिक्कत कर जाते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या शामिल नहीं किया जाता है और क्या शामिल किया जाता है। तो जब होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा तो इसमें क्या नहीं ऐड होगा भाई, अगर हम केवल सामान यही प्रोडक्ट बना और हम यहीं से खरीद लिए, अब हमारे माध्यम से जो है छोटे छोटे दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, तो जब हमने ही खरीद लिया तो यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, यहाँ पे टैक्स से बच जाएंगे, यानी अप्रत्यक्ष कर नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। अब यहाँ अप्रत्यक्ष कर लगेगा क्योंकि उपभोक्ता के हाथ में जाएगा और ये पैसा देंगे किसको, सरकार को, अप्रत्यक्ष कर के रूप में। यहाँ पे एक चीज़ और नहीं शामिल होगा क्योंकि जब डायरेक्ट हम यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ भेजने के लिए एक जो सर्विस की ज़रूरत पड़ती, जैसे ट्रांसपोर्ट, ये किसके क्षेत्र में आता है, ये सेवा क्षेत्र में आता है, मतलब सेवा क्षेत्र भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत क्या शामिल नहीं किया जाएगा, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सेवा को शामिल नहीं किया जाता, WPI में सेवा को नहीं शामिल किया जाता, सेवा को शामिल नहीं किया जाता।
नहीं किया जाता। ये याद रहे कि सेवा को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, एक पॉइंट तो याद रखिएगा क्योंकि यही शब्द है जो आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अलग बनाएगा। तो पूछ लेता है प्रश्न सीधे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दे देगा, इसमें सेवा को शामिल किया जाता है। और फिर नंबर 2 दे देगा, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक के लिए इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है अतः सेवा को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष कर के प्रभावों को भी शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 2, अप्रत्यक्ष कर के प्रभावों को भी शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। तो ध्यान रहे कि भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए 2 आधार हैं। एक है थोक मूल्य सूचकांक जिसे हम WPI कहते हैं, और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम CPI कहते हैं, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। अब थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत भारत में WPI के मापन का आधार वर्ष 2011 और 12 है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा आधार पर जारी किया जाता है, के द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक ऐसा पॉइंट ये हो गया कि जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे तो एक प्रश्न यहाँ से निकल आएंगे। यदि थोक मूल्य सूचकांक पे प्रश्न बनता है तो एक प्रश्न इसमें, एक पॉइंट इसमें जरूर बनेगा। इसके संबंध में मुख्य तथ्य ये है कि इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर प्रभावों को शामिल नहीं किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष कर प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो शामिल होने वाले प्रमुख उत्पाद हैं ये कुल हैं 697 उत्पाद। टोटल 697 उत्पाद जो है शामिल किए जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में इसमें 697 उत्पाद शामिल किए जाते हैं। और इसमें सबसे चीज़ क्या है, नंबर 1 पर है प्राथमिक क्षेत्र सेक्टर। देखिए ईंधन और शक्ति ये नंबर 2 पर आता है, नंबर 1 पर है विनिर्मित वस्तु जो 64.32% है। ये है 64.32%। नंबर 2 पे आता है प्राथमिक वस्तु। ध्यान रहे विनिर्मित वस्तु द्वितीय क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, कृषि, मत्स्य, खनन ये सब आता है, और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुएं आती हैं। तो सबसे ज़्यादा है विनिर्मित वस्तुएं और प्राथमिक क्षेत्र का है 22.62%। और नंबर 3 पे आता है ईंधन और शक्ति। ईंधन और शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे इसमें यह आएगा 13.5% के आसपास। तो पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस ये सब आएंगे ईंधन और शक्ति में। प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे खाद्य और गैर खाद्य दोनों पदार्थ इसमें शामिल होंगे। प्राथमिक क्षेत्र के खाद्य और गैर खाद्य दोनों प्रकार के क्षेत्र शामिल होंगे। विनिर्मित वस्तु में WPI में इसका भारांश सबसे ज़्यादा है। इसके अंतर्गत आएगा कपड़ा,
प्लास्टिक, सीमेंट, धातु, तंबाकू उत्पाद, चीनी, सब्जियां, यानी तंबाकू उत्पाद और चीनी, सब्जियां आदि इसके अंतर्गत शामिल होंगे। मतलब कि थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं होंगी और इसके अंतर्गत सारी चीज़ें विनिर्मित वस्तुओं में शामिल किया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके 4 भाग हैं। एक CPI IW, इसका मतलब हुआ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक, एक हो गया। दूसरा CPI AL, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक। नंबर 3 होगा CPI RL, रूरल लेबर, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक। ये जो 3 हैं, इन तीनों का जो रिपोर्ट जारी करना, प्रकाशन करना, देखरेख करना, ये जो आधार होता है, ये देखता है श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी कि CPI IW, CPI AL, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल लेबर वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक, जो इसका आधार तैयार किया जाता है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। यानी इसके 4 भाग हैं। 4 भाग में से 3 भाग जो निम्नलिखित ये हैं, इनका आधार देखता है श्रम और रोजगार मंत्रालय। और चौथा कौन सा है? चौथा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल एंड अर्बन कंबाइंड, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल हों। CPI रूरल एंड अर्बन, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण एवं शहरी। अब इसको कौन देखता है? तो इसे देखा जाता है NSO, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यहाँ से जो प्रश्न आता है वो ये चीज़ पहले डायरेक्ट पूछेगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितने भागों में विभाजित है? तो 4 भागों में विभाजित है। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इसमें बाजार में वस्तुओं और सेवाओं, ध्यान रहे WPI में सेवा शामिल नहीं था और यहाँ सेवा की बात कही जा रही है। मतलब दोनों में अंतर है कि WPI
होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक में सेवा और अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं था, जो उपभोक्ता मूल्य में शामिल है, के मूल्यों में परिवर्तन को मापा जाता है। और भारत में सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। देखिए, डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष क्या था? 2011-12, और सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? 2012। लेकिन जब सीपीआई का क्लासिफिकेशन करेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई में, तो इनका आधार वर्ष अभी तक 2001 था, लेकिन अब 2016 पिछले साल कर दिया गया है। तो इसलिए अभी मैं इसको पूरा बताता हूँ। तो आधार वर्ष समझिएगा, इनके क्लासिफिकेशन को समझिएगा, और क्यों इस तरह का लाया गया मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। रहता है सीपीआई 4 प्रकार के हैं: IW, AL, RL, R&U। तो सीपीआई यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ नंबर 1 पर IW, नंबर 2 पे हुआ AL, नंबर 3 पे हुआ RL, और 4 पे हुआ R&U। ये क्यों इस तरह का हुआ? भाई, उपभोक्ता जो हैं, आप किसी उपभोक्ता के मूल्य का मानक कैसे बनाएंगे और किस तरह से उनके श्रमिकों का आधार देंगे? जैसे अभी एक छोटी सी बात है, भारत में जो मिनिमम मजदूरी की बात रखी गई है, अभी तक 7400 रुपया था, अब उसे बढ़ा करके 7600 रुपया कर दिया गया है। जो अकुशल हैं, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल में विभाजन कर दिया गया है। जो अकुशल हैं उन्हें 7600 प्लस रुपया कर दिया गया है, जो अर्धकुशल हैं उन्हें 8300 प्लस कर दिया गया है, और जो कुशल है उन्हें 9300 प्लस कर दिया गया है। तो ये जो मानक है, ये क्या है? ये मिनिमम मानक है। तो इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर होंगे, जो इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक वर्कर होंगे, औद्योगिक वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण और अर्बन दोनों संयुक्त रूप से, तो इसको अलग अलग मानक के रूप में दर्शाने के लिए सीपीआई को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अब इसमें से प्रथम 3 को तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देखता है, और जो चौथा है रूरल अर्बन, जो सम्मिलित रूप से है, इसे एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन देखता है, यानी कि ऑफिस देखता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय देखता है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो सीपीआई के संबंध में जो प्रमुख तथ्य हैं, सीपीआई IW का आधार वर्ष 2001 से बदल करके 2016 कर दिया गया है। सीपीआई में जो खाद्य पदार्थ है, इसका भारांश अधिक है, ध्यान रहे। डब्ल्यूपीआई में किसका भारांश अधिक था? विनिर्मित वस्तुओं का, और सीपीआई में भाई व्यक्ति क्या ज़्यादा खाएगा? जो उपभोग करेगा वही ज़्यादा होगा, तो इसीलिए खाद्य पदार्थ का भार ज़्यादा है। तो इसमें किसका कितना भार है? सीपीआई में सबसे ज़्यादा भार रहे खाद्य पदार्थ का, लगभग 45.86%। उसके बाद में है मिश्रित सेवाओं का भार। देखिए, मिश्रित सेवाएं हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई में सेवा भार नहीं था। इसमें नंबर 2 पर मिश्रित सेवाएं हैं, जो कि 28.32% है। नंबर 3 पर हाउसिंग है, 10.07%। उसके बाद नंबर 4 पर है ईंधन एवं विद्युत। नंबर 5 पे है कपड़े और जूते चप्पल। नंबर 6 पर है पान, तंबाकू, मादक पदार्थ। और ध्यान रहे, यहाँ पे आपको ये केवल पूछा है कि इनमें से कौन शामिल होता है, परसेंटेज तो नहीं देगा। तो खाद्य है, सेवा है, हाउसिंग, ईंधन, कपड़े, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ईंधन है, जो दोनों पाया जाता है। अब एक बात और कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और डब्ल्यूपीआई में, यानी थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता में एक अंतर और है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उस सभी को शामिल किया जाता है। जो थोक मूल्य सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक में जो उपभोक्ता के लिए
कोई भी वस्तु बनता है वो सभी शामिल होता है। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वही मध्यम वर्ग का वस्तु है उसको वही शामिल किया जाता है जो उपभोक्ता के उपयोग में आए। जो उपयोग में नहीं आएगा वो नहीं शामिल होगा। तो इसमें विभिन्न सेवाएं भी शामिल होती हैं और विभिन्न सेवाएं यानी सेवाएं WPI में शामिल नहीं थी, CPI में शामिल है। मध्यवर्ती वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है उसे शामिल नहीं किया जाता। जो उपभोग किया जाएगा वही शामिल होगा, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में मध्यवर्ती वस्तुओं को सभी को शामिल किया जाएगा और इसमें सभी को शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें वही शामिल होंगे जिनका उपभोग किया जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। अब मुद्रास्फीति को रोकने के दो उपाय हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप केंद्र में हैं और मुद्रास्फीति का मतलब हुआ कि रुपया मार्केट में ज़्यादा है, तो मार्केट से रुपया को खींचना यानी खींचना जिससे कि मार्केट में पैसा कम हो जाए, पैसा कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए RBI को आगे आना होगा। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आगे आना होगा। तो मौद्रिक उपाय में भारत में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मौद्रिक नीति के द्वारा इस पॉइंट को याद कर लीजिए, मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य सौंपा गया है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य किसको सौंपा गया है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य किसको सौंपा गया है? RBI को। अब RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगा तो उसके कुछ मानक होंगे, कुछ कारण होंगे और उसको अपने कार्य करने के अपने एक अलग तरीका होगा। तो RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है और नियंत्रण करने के लिए दो बातों को ध्यान में रखता है। दो बिंदुओं के माध्यम से वो नियंत्रित करता है। एक तो परिमाणात्मक और दूसरा चयनात्मक। इसे गुणात्मक भी बोला जाता है और परिमाणात्मक को मात्रात्मक भी बोला जाता है। यानी मौद्रिक नीति मात्रात्मक या मौद्रिक नीति गुणात्मक के आधार पर RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। अब चयनात्मक के अंतर्गत तो आप इतना जान लीजिए कि इसमें दबाव समूह होते हैं, नैतिक दबाव होता है या अन्य कोई प्रेशर होता है, सरकारी हस्तक्षेप आदि के माध्यम से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मानक नहीं रखता, तो इतना इसमें समझिए और इसको हटा दीजिए। RBI का मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा खेल होता है परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR यानी तरलता अनुपात के रूप में, BR बैंक रेट या इसके माध्यम से, साथ ही खुले बाजार की नीति, बाजार की नीति के माध्यम से जो है RBI नियंत्रित करता है। अब ये हैं क्या? अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम उठाते हैं पहले RRR और RR यानी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट।
रेपो रेट, इसको बोलते हैं RR। रेपो रेट वो होता है कि जैसे मान लीजिए ये बैंक है और ये RBI है, RBI, और ये अनुसूचित बैंक हैं। देखिए RBI बैंकें कितनी प्रकार की होती हैं? बैंकें दो प्रकार की होती हैं। एक वो बैंक होती है जो RBI के नियमों में अनुसूचित होती हैं, मतलब वहाँ लिपिबद्ध होती हैं। एक वो बैंक होता है जो अनुसूचित नहीं होता है, यानी प्राइवेट या अन्य बैंकें होती हैं। तो जो अनुसूचित बैंक होता है RBI के मानकों के तहत कार्य को करने के लिए मजबूर होता है, अदरवाइज लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो RBI से, और ये बैंक हैं, मान लीजिए चलिए SBI ले लीजिए। अब SBI ने अपनी ज़रूरत के लिए RBI से लिया ऋण लिया, और RBI ने कहा देखो भाई, हम तुमको इतने प्रतिशत के दर पर ब्याज पे ऋण देंगे। तो जो बैंकें RBI से ऋण लेती हैं और उस ऋण पर जो RBI जो है ब्याज लगाता है, उसी ब्याज को रेपो रेट कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, अब क्या है कि इनके पास पैसा ज़्यादा है, इनके पास पैसा ज़्यादा हो गया बैंक के पास, और इन्होंने कहा भाई अभी तो इन्होंने इनसे ऋण लिया, ये हो गया आपका, उस पर ब्याज हुआ रेपो रेट। अब RBI है और SBI है, अब इनके पास पैसा ज़्यादा हो गया। अब इन्होंने अपने पैसे को क्या किया, इन्होंने कहा मेरे पास पैसा इस समय ज़्यादा हो गया है, 4-5 दिन के लिए हमारे पास पैसा ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं कि अपना पैसा हम ऋण दिए नहीं तो यहाँ रख के क्या करेंगे, तो वो उस पैसे को ये RBI में जमा कर देते हैं। कहाँ जमा कर देते हैं? RBI में। यहाँ पे ऋण लेते हैं और यहाँ पर जमा करते हैं। तो जो ये पैसा जमा करेंगे तो इस पर RBI कहती है देखो भाई, हमसे तुम ऋण लेते हो तो हम तुम्हें 4% पे देते हैं। अब तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, तुम हमको रखने को दे रहे हो, और ठीक है तुम दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुमको इस पे ब्याज देंगे 3%, यानी हम ब्याज 3% या 3.5% देंगे। 3.5%, यानी इसे बोला जाएगा RRR। हमेशा इसको बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा, यानी कि जो रेपो रेट है हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम होगा, चाहे 0.5% ही कम हो, ये कम होगा ही होगा। तो इसलिए दो पॉइंट आप समझ गए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक ऋण RBI से लेता है और जो है यहाँ पे ऋण बढ़ा दिया गया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में इनके पास पैसा ज़्यादा है, इनको दे दिए 3.5% पे, इन्होंने बोला भैया पैसा देंगे, रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पे प्रश्न यह आता होगा कि ये हमारे लिए मौद्रिक नीति यानी मुद्रास्फीति को रोकने में कैसे सहायक होगा भैया? तो आप देखो कैसे सहायक होगा। इसको मिटा देते हैं और इनको भी मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए रेपो रेट, और यहाँ पे ध्यान रखिए बाजार यानी बैंक। अब RBI का मन आया कि देखो अभी हम रेपो रेट कितने % पे दे रहे थे? 4% पे। 4% पे दे रहे थे तो ये पैसा हमसे खूब लिए, भना भन लिए कि तो हम यहाँ से पैसा लिए और यहाँ पे जनता को खूब दिए, जनता को खूब ऋण बांटे और जनता से खूब ब्याज वसूले। अब जनता खूब पैसा ले करके खूब सामान खरीदा, और सामान इतना खरीदा कि सामान महंगा हो गया। सामान महंगा हो गया, और जब महंगा हो गया तो उसे कहा गया मुद्रास्फीति। तो अब RBI ने कहा यार ये तो पैसा हमसे इतना लिए कि जनता को खूब ऋण बांटे, ये खूब कमाए पैसा, और जनता भी गई एकदम पैसा पाई, ऋण पा गया कि हलो ऋण आ गया, लेकर के सामान खरीद लिया। तब RBI ने कहा ठीक है मुद्रास्फीति बड़ी है, कोई बात नहीं। RBI ने कहा भाई अब हम रिवर्स रेपो पर 8% का ब्याज देंगे, 8% का ब्याज देंगे। अब बैंक ने सोचा यार हम इनसे ऋण लेते थे
4% पे, तो हम यहाँ पे 6% पे आराम से दे देते थे जनता को, और जनता अपना लेकर खूब उड़ाती थी, मज़ा करती थी। अब ये 8% पे कर रहे हैं, और जनता को मैं अधिकतम 7% से ज़्यादा दे ही नहीं सकता कि जनता लेगी नहीं। और इसमें हमारा हो जाएगा, अगर मान लो जनता को मैं 8% कर भी देता हूँ तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये फिर RBI से ऋण नहीं लेंगे, और जब ये RBI से ऋण नहीं लेंगे तो पैसा इनके पास नहीं आएगा, पैसा इनके पास नहीं आएगा तो पैसा जनता के पास नहीं आएगा, पैसा जनता के पास नहीं आएगा तो जनता सामान नहीं खरीदेगी, सामान नहीं खरीदेगी, सामान महंगा नहीं होगा, महंगा नहीं होगा तो मुद्रास्फीति नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? अब देखो, तो ये तो बात समझ में आया कि ठीक है कि भाई जो रिवर्स रेपो रेट है, तो रेपो रेट में RBI बढ़ा देगी तो ब्याज नहीं लेंगे। लेकिन रिवर्स रेपो रेट जो है ये तो बैंक पैसा देती थी RBI को, तो अगर RBI को नहीं देगी तो क्या कर लेंगे? तो RBI ने कहा, देखो भाई, RBI ने क्या कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि देखो रेपो रेट हो गया 8% और रिवर्स रेपो रेट हम 7% कर देते हैं। अब जब रिवर्स रेपो रेट 7% हो गया तो बैंक ने सोचा यार हम 6% पे या 7% पे जनता को पैसा देंगे, और इसमें जनता का पैसा जब डूब जाएगा तो वो किस में बन जाएगा, वो NPA में हो जाएगा। NPA मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में, जो कि हम वसूल नहीं पाएंगे। तो हम जनता को देने से अच्छा लो RBI को दे दें, हमें RBI पैसा देगी। RBI ने इनसे जो पैसा था इनके पास, इनसे ले लिया। अब जनता को जब ये पैसा नहीं दिए तो जनता सामान नहीं खरीदेगी, जनता सामान नहीं खरीदेगी तो सामान महंगा नहीं होगा तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम समझेंगे कैसे? अब समझेंगे ये इस तरह से कि एक तरफ हम लिखेंगे RR, एक तरफ लिखेंगे RRR, एक तरफ लिखेंगे बैंक रेट, एक तरफ लिखेंगे कैश रिजर्व रेशियो, एक तरफ लिखेंगे SLR, एक तरफ, इतना आप समझ लीजिए, और खुले बाजार की नीति भी समझ लीजिए। तो इसको बाद में समझाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं बैंकिंग जब बैंकिंग पढ़ाऊँगा तो SLR क्या है, CRR क्या है, बैंक का कार्य क्या है, RBI का कारण क्या है, RBI कार्य का दायित्व क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, सब बताऊँगा। अभी मैं यहाँ केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कारण बता रहा हूँ। समझ गए? ठीक। अब देखिए, अब एक तरफ RBI रख दीजिए और एक तरफ बैंक कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर जब हम रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे, जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर यानी कि बैंक के पास, यानी जनता के पास पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा तुरंत रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, बैंक ऋण नहीं लेंगे तो इनके पास पैसा नहीं आएगा। रिवर्स रेपो रेट गिरेगा, यानी रेपो रेट गिरेगा यानी ऋण सस्ता होगा तो जनता ज़्यादा ऋण खरीद लेगी, पैसा बढ़ जाएगा। तो जब जब रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा, और जैसे ही यहाँ पे घटेगा, अब ये देखिए, इसको बोला जाता है, इस पद्धति को बोला जाता है, इस पद्धति को बोला जाता है मुद्रा का संकुचन। मतलब ये है कि RBI मार्केट से पैसे को खींच लेगी। RBI क्या करेगी? मार्केट से पैसे को खींच लेगी। अब मार्केट से पैसे को खींच लेगी तो उनके पास ऋण देने को नहीं रहेगा, तो फिर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। और जैसे मान लीजिए कि यदि मुद्रा अपस्फीति की स्थिति हो, मतलब सामान की कीमत गिर जाए और पैसे की कीमत बढ़ जाए, मतलब सामान सस्ता हो जाए, मतलब जो चीज़ 10 रुपये मिलता 5 रुपये मिलने लगेगा, तो क्या होगा? ये क्या करेंगे कि अब जनता के पास पैसा नहीं है तो बस तुरंत इसको गिरा देंगे, खट गिरा देंगे, कम कर देंगे, बस जनता का पैसा बढ़ जाएगा। क्यों? बैंक के पास पैसा बढ़ेगा, बैंक ऋण दे देगी और फिर सामान करेंगे। तो इसे कहा जाएगा पहले वाली की स्थिति को, यानी इधर की बढ़ेगी इधर की घटेगी तो मुद्रा संकुचन, और इधर की घटेगी इधर की बढ़ेगी तो मुद्रा की तरलता
बढ़ जाएगी, यानी जनता के पास में ऋण के लिए पैसे हो जाएंगे। तो इस तरह के नियंत्रण रखती है आरबीआई मुद्रास्फीति का। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई यानी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में आरबीआई परिमाणात्मक और चयनात्मक साख नियंत्रण की तकनीकी के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। भारत में आरबीआई द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति 4+-2 यानी 2 से लेकर के 6% तक यदि मुद्रास्फीति भारत में है तो सम्मानजनक है, कोई दिक्कत नहीं। 2016 में भारत सरकार ने आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत इनके सुझाव पर सर्वप्रथम इस सीमा को 2 से 6 के सीमा को निर्धारित किया था, जिसे बढ़ा करके 2021 में 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और वह 25-26 तक यही मानक रहेगा। 2 से 6% मुद्रास्फीति के बीच में रहने का मानक 25 से 26 तक रहेगा और इसके लिए बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के सुझाव पर। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।